आज के लेक्चर में हम आप लोगों को ताप का अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये देखा गया है कि अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप 10 केल्विन की वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग में इस वृद्धि को ताप गुणांक टेम्परेचर कोशिएंट कहते हैं। ताप गुणांक बराबर क्या होगा? 308 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक अपान 298 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक। ये दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का। ऐसा देखा गया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन जनरली यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की वेग बढ़ती है। इसका प्रभाव का अध्ययन आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने किया और उसने एक इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज स्मॉल के इक्वल टू कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पूरी तरह से इक्वेशन एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर ए कैपिटल ए क्या है? आर्हीनियस फैक्टर है, आर्हीनियस गुणांक है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक। आर इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, माने ये स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी कैपिटल ए। और स्मॉल ये क्या बताता है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अभी आगे मैं बताऊंगा। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है? परम ताप है, टेम्परेचर इन केल्विन है। अब हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अभिकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। माने 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभिकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ताकि उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक हो, ऐसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस अणुओं के पास पहले से उपलब्ध ऊर्जा। माने थ्रेशहोल्ड एनर्जी में से अणुओं के पास पहले से उपलब्ध ऊर्जा को घटा देंगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा स्थिर और निश्चित होती है। सारे रिएक्शन के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी की मान फिक्स होगी। सक्रियण ऊर्जा का मान ताप और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। माने टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने या सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने से कोई रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। किसी रिएक्शन में अगर हम उत्प्रेरक को यूज करते हैं तो वो करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। इसको जैसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 5 स्टूडेंट हैं, वो जो है किसी ऊंची कूद में भाग लेते हैं और 5 फीट की ऊंचाई पर मान लीजिए रस्सी बांधी हुई है, तो 5 फीट को केवल मान लीजिए वो कितने लड़के क्रॉस कर पाया? 2 लड़के क्रॉस कर पाए। अगर उसकी ऊंचाई को हम कम कर देते हैं 2 फीट तो 5 क्रॉस कर जाएंगे। तो उत्प्रेरक क्या करता है कि वही जैसे ऊंची कूद में हम देख रहे हैं उसकी ऊंचाई करने पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्रॉस कर गए, उसी तरह उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, जिससे अधिक मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और रिएक्शन फास्टर हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए माना कोई इस प्रकार की अभिक्रिया है, H2 + I2 = 2HI। हाइड्रोजन जो है आयोडीन से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे।
आर्हेनियस के अनुसार अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु से टकराता है। ऐसा नहीं मॉलिक्यूल कि सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह केवल वही अणु जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी मिनिमम एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु से टकराकर अस्थायी मध्यवर्ती सक्रिय संकर ट्रांजिशन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह टीएस केवल थोड़े समय के लिए बनता है। ट्रांजिशन स्टेट केवल जो टाइम लैग होता है बहुत कम होता है तथा फिर एचआई के दो अणुओं में टूट जाता है। जैसे ये एच कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, आई कोवेलेंट बॉन्ड आयु, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने में रिएक्शन करते हैं तो एक बीच में जो है कुछ थोड़े समय के लिए बनता है रिएक्टर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और फिर ये जो है मॉलिक्यूल में टूटता है। यहाँ से फिर ब्रेकिंग हो जाती है, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस मध्यवर्ती संकर, इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दैट इज सक्रियण ऊर्जा, वही जो है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। पोटेंशियल अणु माने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और पोटेंशियल एनर्जी और अभिक्रिया के निर्देशांक रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ खींचते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बताता है? ऊर्जा परिवर्तन को बताता है। जब अभिकारक उत्पाद में कन्वर्टेड होता है यानी अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो उसमें एनर्जी का कैसे चेंज हो रहा है, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट किसी अभिक्रिया के लिए और पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ खींचते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर अभिकारक की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, ये है उत्पाद की एनर्जी। ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले क्या है, ये सब बीच में सक्रिय संकर बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी एनर्जी मान लीजिए कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, माने जिन जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतने के बराबर होगा वही क्रॉस होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब माना k इक्वल टू कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या वास्तव में इतना फंक्शन ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल की टकराने वाले अभिकारक अणुओं के बीच टकराने वाले ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी गतिज ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक है। ये एक बार का पूछा गया है कंपटीशन में कि ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर ln ए प्लस ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी कैसे होगा? कैसे log ln ए प्लस log ए बेस ई प्लस log ई टू द पावर, इसको इस तरह से हम देख सकते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। log ए के बराबर क्या होगा? log ए बेस ई प्लस log ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो सेम बेस होगा तो ये इसकी वैल्यू log ई बेस ई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ई माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा और प्लस log ए, ये हो गया। इसको जो है ln के लिखते हैं या नेपेरियन log ln के की वैल्यू log के बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस log ए बेस ई। अब इस समीकरण 2 की तुलना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कर देते हैं। तो ln के या log के बेस ई 1/t में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका स्लोप निगेटिव होता है और ये वैल्यू बराबर होती है माइनस ई ए बाई आर टी। उसका इंटरसेप्ट कितने के बराबर होता है? ln ए के बराबर होता है। माना ताप T1 और T2 पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक K1 और K2 है, तो इक्वेशन सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं? log K1 बेस ई दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी 1/T1 प्लस log ए बेस ई, log K2 बेस ई दैट इज इक्वल टू एट टेम्परेचर T2 माइनस ई ए बाई आर टी 1/T2 प्लस log ए बेस ई। अब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं जिससे ये कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। तो log K2 बेस ई माइनस log K1 बेस ई दैट इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2।
आर log m माइनस log m बाई n हो जाता है, तो log k2 बाई k1 बेस ई इक्वल टू ई ए बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। अब इसको कॉमन लाग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुणा कर देंगे तो बेस 10 हो जाएगा। तो log k2 बाई k1 बेस 10 इंटू 2.303 इक्वल टू ई ए बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। आर log k2 अपान k1 बेस 10 दैट इज इक्वल टू ई ए अपान 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। इस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछा जाता है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर किसी अपक्रिया के लिए टेम्परेचर T1 और T2 पर वेग स्थिरांक K1 और K2 ज्ञात हो तो उस अपक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। बाकी कुछ न्यूमेरिकल हम कल के लेक्चर में बताएंगे, वही हमारा लास्ट लेक्चर होगा।